नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ परिस्थितियों के अंदर डॉक्टर हमें खून की जांच करवाने की सलाह देते हैं। खून की जांच में सबसे बेसिक टेस्ट है सीबीसी टेस्ट, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। आज के वीडियो में हम कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट यानी कि सीबीसी टेस्ट के बारे में यह कुछ 5 बातें जानेंगे, जैसे कि नंबर 1, सीबीसी टेस्ट में कौन कौन सी बातों का पता लगाया जाता है। नंबर 2, सीबीसी टेस्ट क्यों किया जाता है। नंबर 3, सीबीसी टेस्ट के रिजल्ट्स क्या होते हैं, उसकी नॉर्मल रेंजेस क्या है। नंबर 4, सीबीसी टेस्ट के जो रिजल्ट्स आते हैं वह क्या इंडिकेट करते हैं। और नंबर 5, सीबीसी टेस्ट के लिए हमें किस तरह से प्रिपेयर होना है। देखिए, यह सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा। लेकिन प्लीज़, अगर आपको नॉलेज लेनी है, आपको यह सब चीज़ पता लगानी है, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सीबीसी टेस्ट के अंतर्गत हमें कौन कौन सी बातें पता चलती है। मेनली 5 बातें हम पता कर सकते हैं सीबीसी टेस्ट के थ्रू। नंबर 1 है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को अलग अलग मांसपेशियों तक और अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। नंबर 2 है डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। जो हमारी इम्यूनिटी होती है वह हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के आभारी ही होती है, जिससे हमें वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगी के सामने रक्षण मिलता है। नंबर 3 है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है, और यह प्रोटीन की वजह से ही ऑक्सीजन हमारे अलग अलग मांसपेशियों तक, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचता है। नंबर 4 है हीमेटोक्रीट, यानी कि निश्चित मात्रा जो खून की होती है उसके अंदर जो प्लाज्मा होता है, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड कंपोनेंट होता है, उसके अंदर आरबीसी का प्रोपोर्शन कितना है वह बात भी पता चलती है। नंबर 5 है प्लेटलेट्स, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद रूप होती है। देखिए, जब भी हमें चोट लगती है तब हमारा खून बहने लगता है। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स नहीं होगी तो हमारा खून बहना बंद नहीं होगा और एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। यही प्लेटलेट्स की मदद से हमारा ब्लड क्लॉट होता है, हमारा खून जम जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता है। तो यह प्लेटलेट की रेंज भी हमारे शरीर में कितनी है, यह सब चीज भी सीबीसी टेस्ट के अंतर्गत पता चलती है। देखिए, जो भी 5 चीजें हैं वह प्राथमिक मेजरमेंट्स है, उसके अंदर भी पर्टिकुलर इंडिसेस के अंदर भी हमें कुछ अलग अलग बातें, हमें कुछ अलग अलग फीचर्स हमारे खून के बारे में पता चलता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आरबीसी इंडिसेस में, यानी कि आरबीसी के अंतर्गत हमें कौन कौन सी बातों का पता चलता है। नंबर 1 है एमसीवी, यानी कि मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम, यानी आरबीसी की एवरेज साइज। नंबर 2 है एमसीएच, मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन, यानी हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन की एवरेज अमाउंट कितनी है। नंबर 3 है एमसीएचसी, मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, यानी हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन का एवरेज कॉन्सेंट्रेशन कितना है। नंबर 4 है आरडीडब्ल्यू, यानी रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, यानी हमारे आरबीसी की साइज में कितना वेरिएशन है। साथ ही साथ सीबीसी के अंतर्गत रेटिकुलोसाइट्स काउंट का मेजरमेंट भी होता है, यानी कि हमारे शरीर में, हमारे खून में न्यूली रिलीज्ड जो यंग आरबीसी है वह भी कितना है, कितने प्रोपोर्शन में है, यह सब चीजें भी सीबीसी के अंतर्गत हमें पता चलती है। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी इंडिसेस के अंतर्गत हमें कौन कौन सी बातें पता चलती है। तो डब्ल्यूबीसी इंडिसेस के अंतर्गत हमें डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल्स का पता चलता है, यानी कि जो 5 प्रकार के अलग अलग डब्ल्यूबीसी है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। यह जो 5 अलग अलग प्रकार के डब्ल्यूबीसी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे खून के अंदर किस तरह से होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, यह चीज भी सीबीसी टेस्ट के अंतर्गत हमें पता चलती है। अब बात करते हैं कि प्लेटलेट इंडिसेस के अंतर्गत हमें कौन कौन सी बातों का पता चलता है। नंबर 1 है एमपीवी, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, मतलब प्लेटलेट्स की एवरेज साइज का मेजरमेंट। नंबर 2 है पीडीडब्ल्यू, यानी प्लेटलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, यानी प्लेटलेट्स की साइज में कितना वेरिएशन है, यह बात का भी पता चलता है। ये जो भी मेजरमेंट है उसमें बदलाव भी हो सकता है, और यह डिपेंड करता है डॉक्टर टू डॉक्टर, लैब टू लैब और पैथोलॉजिस्ट टू पैथोलॉजिस्ट। अब बात करते हैं सीबीसी टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि
कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें सीबीसी टेस्ट परफॉर्म करना होता है? पहला कारण, टू डायग्नोज अ मेडिकल कंडीशन। अगर आपको थकान, कमजोरी, बुखार, उसके साथ जुकाम, अगर ऐसी कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर या मेडिकल कंडीशन को और आगे डायग्नोज करने के लिए सीबीसी टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। देखिए, सीबीसी टेस्ट के अंतर्गत डॉक्टर को आसानी रहती है फर्दर डायग्नोसिस करने के लिए। इसीलिए ही कोई भी मेडिकल कंडीशन को अगर हमें पता लगाना हो, डायग्नोस करना हो, तो सबसे प्राथमिक जरूरियात है उसकी सीबीसी टेस्ट। इसीलिए सीबीसी टेस्ट किया जाता है। नंबर 2 है टू रिव्यू योर ओवरऑल हेल्थ। देखिए, अगर आप स्वस्थ भी हो, आप हेल्दी इंडिविजुअल हो, फिर भी कम से कम साल में 1 से 2 बार तो आपको सीबीसी टेस्ट करवाना ही है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आपके शरीर में जो ब्लड काउंट्स है वो नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है। अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल रेंज में नहीं है, ज़्यादा है या फिर कम है, तो उसे हम नॉर्मल रेंज में लाने का प्रयास कर सके, इसीलिए। नंबर 3 है टू मॉनिटर अ मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए, अगर आप बीमार है, आप हॉस्पिटलाइज है, या फिर लंबे समय से आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, या फिर अगर लंबे समय से आपकी मेडिसिन चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में समय समय पर सीबीसी टेस्ट करवाना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ दवाइयों के रिएक्शन की वजह से भी हमारे शरीर में जो ब्लड काउंट्स होते हैं उसमें बदलाव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दवाई ऐसी है जिसकी वजह से हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है, तो जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम सीबीसी टेस्ट नहीं करवाते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम समय समय पर सीबीसी टेस्ट करवाते हैं तो दवाई के रिएक्शन की वजह से या फिर और कोई कारण से हमारा ब्लड काउंट में बदलाव हो गया, हमारा डब्ल्यूबीसी कम हो गया, ज़्यादा हो गया, आरबीसी कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हमें पता लग सकता है, इसीलिए। नंबर 4 है टू मॉनिटर मेडिकल कंडीशन। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम है, खास करके अगर आपको ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि खून से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको आपकी जो मेडिकल कंडीशन है उसे मॉनिटर करना जरूरी हो जाता है, और इसीलिए आपको सीबीसी टेस्ट समय समय पर करना जरूरी है, ताकि आपके शरीर में हो रहे ब्लड काउंट्स के बदलाव को आप जान सके। अब बात करते हैं कि सीबीसी टेस्ट के अंतर्गत जो रिजल्ट आने वाले हैं उसकी नॉर्मल रेंज, यानी कि जो मेजरमेंट है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी। एक स्वस्थ पुरुष के अंदर आरबीसी की नॉर्मल रेंज 4.35 से 5.65 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होनी चाहिए। उसके सामने एक स्वस्थ महिला में आरबीसी की नॉर्मल रेंज 3.92 से 5.13 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होनी चाहिए। अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो एक स्वस्थ पुरुष और महिला में डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज 3,400 से लेकर 9,600 सेल्स पर माइक्रोलीटर होनी चाहिए। अगर बात करें प्लेटलेट्स की, तो एक स्वस्थ पुरुष में प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज 1,35,000 से 3,17,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर होनी चाहिए। उसके सामने एक हेल्दी फीमेल में प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज 1,57,000 से 3,71,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर होनी चाहिए। अगर बात करें हीमोग्लोबिन की, तो एक स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 13.2 से 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। उसके सामने एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 11.6 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर बात करें हीमेटोक्रिट की, तो नॉर्मल रेंज एक स्वस्थ पुरुष में 38.3 से 48.6% और एक हेल्दी महिला में 35.5 से 44.9% होनी चाहिए। देखिए, जो भी नॉर्मल वैल्यू है वो केवल रेफरेंस के लिए है, क्योंकि इसमें भी बदलाव होता है, जो डिपेंड करता है कि जो भी सीबीसी टेस्ट होती है उसमें जो रिजल्ट आता है वो कौन से यूनिट में आता है, और साथ ही साथ डॉक्टर टू डॉक्टर, लैब टू लैब और पैथोलॉजिस्ट टू पैथोलॉजिस्ट भी यह नॉर्मल वैल्यू चेंज हो सकती है। अब बात करते हैं कि सीबीसी के अंतर्गत जो रिजल्ट आया है वह अगर एबनॉर्मल है तो वह क्या इंडिकेट करता है। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट की। अगर हमारे शरीर में आरबीसी, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट की वैल्यू नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यह वैल्यू कम है तो हमें एनीमिया होने की संभावनाएं है। एनीमिया के अंतर्गत हमें बार बार थकान लगना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सिर घूमना, त्वचा का रंग फीका हो जाना, यह सब लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि एनीमिया होने के पीछे और भी कारण जवाबदार होते हैं, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी, और साथ ही साथ अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है
भी एनीमिया होने की संभावना होती है। अगर बाई चांस हमारे शरीर में आरबीसी, हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रिट की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम इरेथ्रोसाइटोसिस कहते हैं, तो यह भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमें हृदय संबंधित समस्याएं होने का खतरा भी होता है। अब बात करते हैं WBC की। अगर हमारे शरीर में WBC की मात्रा नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारे शरीर में WBC की मात्रा कम हो जाती है, जिसे हम ल्यूकोपेनिया कहते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वह कंप्रोमाइज होती है, और यह कंडीशन कुछ ऑटो इम्यून डिजीज के कारण या फिर कुछ बोन मेरो डिजीज के कारण या फिर कुछ दवाइयों के रिएक्शन की वजह से भी हो सकती है। अगर हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ भी जाती है तब भी हमें प्रॉब्लम होती है, और यह भी ऑटोइम्यून डिसीज और बोन मेरो प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है। और अगर WBC की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ी है तो कहीं ना कहीं पर हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन है, यह भी साबित होता है। अगर बात करें प्लेटलेट्स की, तो अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम है तो जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, और अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा ज़्यादा है तो जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये दोनों कंडीशन हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। तो यह महत्व है CBC टेस्ट का, क्योंकि CBC टेस्ट की मदद से हमें हमारा ब्लड काउंट कितना है, नॉर्मल है कि नहीं है, यह सब चीज़ पता चलती है। अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हो फिर भी साल में एक बार या साल में 1 से 2 बार आपको यह टेस्ट करवानी है, ताकि आपके शरीर में जो ब्लड काउंट है वो कितने हैं, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, यह सब चीज़ पता चल पाए। अब बात करते हैं कि CBC टेस्ट के लिए हमें किस तरह से प्रिपेयर होना है। देखिए, अगर सिंपली CBC ही करवाना है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हमें CBC टेस्ट ही करवाना है, तो कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर CBC टेस्ट के साथ साथ कोई दूसरे टेस्ट जैसे कि ब्लड शुगर टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल इत्यादि अगर करवाने हैं, तो जब भी हमारा ब्लड सैंपल कलेक्ट होगा उससे पहले 8 से 10 घंटे का फास्टिंग हमें कंपलसरी करना है। और ये फास्टिंग के दौरान हम सिर्फ पानी पी सकते हैं, पानी के अलावा ना ही कुछ पीना है ना ही कुछ खाना है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि जब भी आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट होने वाला हो तो उससे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खून देख के डर जाते हैं और जिसे नीडल से भी डर लगता है, तो वह लोगों को सबसे पहले यह बात को अपने डॉक्टर को बतानी है, डॉक्टर से यह बात करनी है, ताकि जब भी आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट हो रहा हो तो इन बिटवीन आपको चक्कर ना आए और आप मूर्छित ना हो जाए। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है और ब्लड कलेक्शन के दरमियान आपको एकदम से रिलैक्स रहना है। टोटल 5 स्टेप्स में आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। पहला स्टेप, जहाँ से खून लेना है उस भाग को एंटीसेप्टिक वाइप की मदद से साफ किया जाता है। दूसरा स्टेप, आपके अपर आर्म पर यानी कि यहाँ पर, अगर यहाँ से खून लेना है, इस वेन से खून लेना है, तो यहाँ पर यानी कि अपर आर्म पर एक इलास्टिक बेंड लगाई जाती है और उसे कस के बांधा जाता है, ताकि जो वेन है जहाँ से खून लेना है वो वेन अच्छी तरह से डिटेक्ट हो पाए, जिसकी मदद से हम पहले ही अटेम्प्ट में यानी कि एक ही पंचर में आपका ब्लड सैंपल लिया जा सके। तीसरा स्टेप, जहाँ से खून लेना है वहाँ पर नीडल इंसर्ट की जाती है और सैंपल और खून कलेक्ट किया जाता है। चौथा स्टेप, खून कलेक्ट करने के बाद जहाँ पर से खून लिया है, जहाँ पर से ब्लड सैंपल लिया है, उस भाग को बैंडेज से कवर किया जाता है ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो। और पांचवा स्टेप, जो भी सैंपल कलेक्ट हुआ है, जो भी ब्लड कलेक्ट हुआ है, उसे एक स्पेसिफिक वायल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है और उसके ऊपर लेबलिंग की जाती है, जिसमें आपका नाम, डॉक्टर का नाम, कौन सी टेस्ट करवानी है, यह सब चीज़ और दूसरी भी जो भी नेसेसरी चीज़ है वह लिखी जाती है। तो दोस्तों, यह थी CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी। और हो सके तो साल में 1 बार या फिर साल में 1 से 2 बार आपको CBC टेस्ट करवानी है, ताकि आपको अपने ब्लड काउंट्स के बारे में पता चल पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।